देखना, बर्नौली थ्योरम में हमने देखा था कि जहां पर एयर की वेलोसिटी या जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पर लो प्रेशर होता है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मान लीजिए ये जो दो कागज है, अगर मैं इसके बीच में फूंक मारूं तो ये पास आएंगे कि दूर जाएंगे? पास आएंगी। सब दूर लोग सोचिए। जाएंगे। दूर जाएंगे। दूर। अगर ये सर दूर दूर जाने, जाएंगे। दूर। दूर जाने चाहिए, है ना? दूर तो जाएंगे। दूर जाने चाहिए तो आपने ये बोला अपने खुद के कॉमन सेंस से, है ना? तो अब लेकिन मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ, अब हम बोलेंगे साइंस से। साइंस में भी, वो भी स्पेशली बर्नौली थ्योरम से। अब बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, अगर मैं इनके बीच में एयर की रफ्तार बढ़ा दूं, फूक मार के एयर की रफ्तार बढ़ा दूं, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो लो होना चाहिए और हवा इधर बहनी चाहिए। देखो क्या हो रहा है। सर जी बोला ही था, ऐसा ही होगा। पास आ रहे हैं ना? हाँ सर एक्चुअली यस यस। यही सर। यही यही चीज मैं आपको परसों कल वाली क्लास में समझा रहा था कि जब हमारी जो ट्रेन है, बस है, जब ये चलती है तो इनके चलने के दौरान हमें बहुत तेजी से हवा लगती है। उसका कारण ये होता है क्योंकि जो हवा, जो ट्रेन होती है या जो बस होती है या कार होती है, उसके पास जो उसके आसपास की एयर है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और उसकी वेलोसिटी के बढ़ने के कारण तो वहां पर प्रेशर लो हो जाता है और हवा हमारी बस या ट्रेन की तरफ बहने लगती है। यहाँ पर बर्नौली थ्योरम यूज कर रहे थे लगती है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। जो एग्जांपल होंगे सारे ही अच्छे होंगे, है ना? अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इसको बोलते हैं एटोमाइजर। एटोमाइजर जैसे आपका स्प्रेयर होता है, एटोमाइजर। एटोमाइजर जो होता है हमारे पास, ये स्कूल कॉलेजों में जो है प्रैक्टिकल लैब में होते हैं। और वैसे आपने एटोमाइजर नॉर्मल लाइफ में भी देखे हैं, नाई की दुकान पे, है ना? और जहां भी हम पानी को स्प्रे करते हैं, समझ जाओ, है ना? जैसे अब फरवरी आने वाली है तो कई लोग फूल लेने भी जाएंगे, तो फूल वाले जो है गुलाब में थोड़ा सा खुशबू बनी रहे और थोड़ा सा वो ताजा बना रहे, तो उस पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं। तो वैसा ही एटोमाइजर जो है, स्प्रेयर है, वो जो यहाँ पर है अपने पास, ये रहा। इसमें नीचे एक कंटेनर होता है, यहाँ पर एक इस तरीके से स्टॉपर रहता है, इसमें एक पाइप होती है जो पाइप नीचे की तरफ आती है, ये ऐसे करके इसकी ट्यूब है। यहाँ पर इसमें छेद होते हैं छोटे छोटे। यहाँ पर एक रबर की बल्ब लगी होती है, रबर बल्ब, है ना? जो एटोमाइजर होता है हमारा, उसमें ये रबर की बल्ब होती है, ठीक है। अब इसमें नीचे लिक्विड भरा होता है। अब होता क्या है, कहानी किसी में भी मैं कुछ लिखूंगा नहीं, केवल आपको शब्दों से बताऊंगा और आपको समझ जाना है। भाई एक बात बताऊं, जब यहाँ पर इस बल्ब को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो ये बल्ब को जब दबाते हैं तो एयर खत्म हो गई इसमें से, और जैसे ही छोड़ा एयर भर गई। फिर दबाते हैं तो एयर बहुत तेजी से निकलती है, तो यहाँ से एयर की रफ्तार बढ़ गई, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। वेलोसिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर हो गया, ऊपर जो है पाइप के लो प्रेशर हो गया और नीचे हाई प्रेशर है। पहले सब जगह सेम था, लेकिन हमने इस बल्ब को दबाया तो हवा तेजी से यहाँ से गई अंदर से, और हवा तेजी से जाने से, वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर लो हो गया। प्रेशर लो होने की वजह से ये नीचे वाला इसके कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया और ये ऊपर चढ़ गया। तो जो यहाँ से लिक्विड है वो ऊपर चला जाता है। जैसे लिक्विड ऊपर जाता है तो जो हवा आती है, जब इसको दो तीन बार हम दबा लेते हैं, तो जो हवा होती है वो उस लिक्विड को अपने साथ बहाकर ले जाता है। और जब वो पानी को बहाकर या लिक्विड को, जो भी चीज है, उसको बहाकर ले जाता है और वो यहाँ से जाती है, तो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद में से निकलती है, तो फुहारे की तरह निकलती है। तो यहाँ पर बर्नौली थ्योरम कैसे यूज हुई वो समझ में आया आपको? जो ये पाइप है ना, इस पाइप के ऊपर जो है प्रेशर लो कर देते हैं हम हवा को फूंक के उसमें। अरे सही है क्या? यस सर, आगे समझ में। जी सर। भाई सर एक बार और हैंडपंप, बता दो। एक बार और बता दो। ये कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरी हुई है, ये स्टॉपर, ये पाइप लगी हुई है इसमें, है ना? और ये बल्ब है रबड़ की, ये जो है हमारा पाइप जा रही है इसमें। इसको बल्ब को जब प्रेस करते हैं तो ये हवा को फूंकती है, यहाँ से हवा तेजी से जाती है। जो हवा यहाँ से तेज जाती है तो यहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है इस पाइप के ऊपर वाले हिस्से पर, नीचे हाई हो गया इसके कंपैरेटिवली, तो ये लिक्विड जो है ना ऊपर चढ़ जाता है। और जब ये लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ता है ना, तो हवा इसको बहा के ले जाती है और छोटे छोटे छेदों में से ये बाहर आती है,
जिसकी वजह से क्या होता है, ये एटोमाइजर काम कर पाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जो मैंने अभी कराया था उसी का आंसर दे रहा हूं मैं। मान लो दो बलून है मेरे पास, दो बलून है, और जो है वो बलून जो है ना, ये रहे। अब ये दो बलून है, और कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हो गए, इसमें दोनों बलून के बीच में हवा फूके, इसका मुंह कैसे रहेगा? फिर भी समझ जाओगे तुम। हवा फूक रहा है, हवा मार रहा है। अब भाई यहाँ से अगर हवा मारेगा इसमें बीच में से, तो बीच में प्रेशर लो हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, और लो प्रेशर होने की वजह से सारी हवा इधर बहेगी, तो ये जो बलून है ये पास आएंगे। अरे ये बात समझ में? यस सर। तो वही कारण है जो मैंने आपको बर्नौली में बताया था। इसके बाद और एग्जांपल है मेरे पास, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की शिकायत में भी ये काम आता है। अटैक, अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट में हीट हो गया है, तो हार्ट अटैक है ना। तो भैया कई लोगों की सुना होगा, ये हार्ट अटैक की बीमारी होती है, मर जाता है इंसान, बहुत खतरनाक होती है, इंसान कब चला जाए कुछ पता नहीं है। ये अपना हार्ट है किसी का, ये हार्ट है। अभी ये हार्ट के अंदर आर्टरीज है, वो तो जो बायो वाले हैं उन्हें तो बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगी ये बात। ये आर्टरीज है, इन आर्टरीज के थ्रू ब्लड का आना जाना रहता है, कुछ ऐसा सीन होता है। बायो मत लगाना कोई भी, जितना मैं बताऊं उतना समझना, ज्यादा मत सोचना, है ना, क्योंकि मेरे पे बायो नहीं थी, और बायो 10 तक थी, तो वो मैंने उसी में नंबर कट गए थे मेरे। तो होता क्या है, जो हमारी आर्टरीज है, इन आर्टरीज के अंदर प्लेक जमा हो जाता है, प्लेक, प्लेक जमा हो जाता है। और ये जो प्लेक होता है, ये ऑयली खाने से, वर्कआउट ना करने से, कम चलने से, खा के सो गए, तला हुआ दबा के खाया पिज्जा, है ना, मीठा बहुत दबा के खाया है, तो ये सारी चीजें ऐसी खाने से ना, तो क्या होता है, आर्टरीज के अंदर प्लेक जमा हो जाता है। अब वो प्लेक क्या करता है, अंदर से आर्टरीज का जो एरिया है वो कम कर देता है, और एरिया अंदर कम होने की वजह से ब्लड की वेलोसिटी बढ़ जाती है वहां पर, और अंदर ब्लड की वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर अंदर कम हो जाता है। तो क्योंकि हमारे जो आर्टरीज है उनमें प्लेक इकट्ठा हो जाता है, जिससे अंदर का एरिया कम हो जाता है, जिससे वेलोसिटी बढ़ जाती है लिक्विड की, और प्रेशर लो हो जाता है आर्टरीज के अंदर। अंदर आर्टरीज के लो प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, बाहर वाले के कंपैरेटिवली ये कोलैप्स कर जाती है। फिर अंदर लो प्रेशर हो गया बाहर के कंपैरिजन में, तो ये कोलैप्स कर जाती है, ऐसे ढिंच जाती है। जब ये कोलैप्स करती है, तो जो जिस पार्ट तक, जब मेरे को लगता है, तो जहां तक ये ब्लड को ले जाना है वहां तक ब्लड नहीं जा पाता, और ब्लड नहीं जा पाता तो शायद बॉडी का पार्ट सुन्न पड़ जाता होगा, या जो भी होता होगा, है ना। तो फिर माइंड उसको सिग्नल देता है हार्ट को, कि भाई पंप कर, तेजी से जगह खून पहुंचाना है। तो हार्ट तेजी से पंप करने लगता है भाई, और जब हार्ट बहुत तेजी से पंप करता है, तो ये आर्टरीज जो ब्लॉकेज हो गए हैं यहाँ पर, इस ब्लॉकेज को ना बहुत तेजी से खोलता है, और जब इस ब्लॉकेज को बहुत तेजी से खोलता है, तो ब्लड बहुत तेजी से निकलता है इसमें से। जब इस आर्टरीज को खोलेगी, इस ब्लॉकेज को खोलेगी, तो ब्लड बहुत तेजी से निकलेगा, और ब्लड बहुत तेजी से निकलता है, दोबारा उसका प्रेशर कम हो गया अंदर। ब्लड तेजी से निकला मतलब वेलोसिटी ज्यादा, तो प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो कई बार आर्टरीज दोबारा कोलैप्स कर जाती है, और दोबारा कोलैप्स करती हैं, तो वो हार्ट वो काम करना फिर बंद कर देता है। तो हम बोलते हैं, बाकी आपको साइंस में सर ने सब सही से समझाया होगा। मेरा मेन उद्देश्य ये था कि हार्ट ब्रेक होने, हार्ट अटैक आने के अंदर, हार्ट अटैक आने के अंदर जो हमारा बर्नौली थ्योरम है, वो उसका क्या रोल है यहाँ पर। तो ये रोल है कि अंदर आर्टरीज में प्लेक जमा होने की वजह से आर्टरीज का अंदर का एरिया कम हो जाता है, जिससे लिक्विड की वेलोसिटी, ब्लड की वेलोसिटी उसमें बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ने की वजह से अंदर प्रेशर लो हो जाता है, और जो हमारी आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाती है। आगे बात समझ में? यस यस सर। सर। ठीक है भाई। अब एक ये तो हार्ट अटैक का पार्ट हो गया। अब एक बात बता दो, आपने ये देखा होगा, इसको बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट। डायनेमिक लिफ्ट, डायनेमिक लिफ्ट। तो डायनेमिक लिफ्ट में क्या होता है, डायनेमिक लिफ्ट कैसे काम करती है वो मैं बताता हूँ आपको। आपने जैसे अपने एरोप्लेन देखी होगी, एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं,
एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं वो विंग ना एरोडायनेमिक शेप में होते हैं। अब एरोडायनेमिक शेप से क्या फायदा होगा? एरोडायनेमिक शेप से ये मान लो ऐसे दिख रहा है मेरे को, ये शेप है मेरे पास, और जो प्लेन है वो ऐसे करके चल रहा है अपना, तो ये आपको फ्रंट वाली साइड दिख रही है उसकी, ये वाली है ना, पीछे वाला पार्ट नहीं, फ्रंट वाला। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ से मैं खड़ा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ इसको मैं आंखों से, इसको देख रहा हूँ, तो ये एरोप्लेन के विंग्स है जी, है जी। हाँ दारिश बोलो। कोई भी ना कुछ भी उल्टा सीधी बातें ना करे, टाइम पास ना करे, प्लीज पढ़ने की कोशिश करें पूरी पूरी, है ना? मेरा भी एम यही है। तो ये जो जब ये चलती है, ये जो एरोप्लेन चलता है, तो भाई इसके जो पंख फैला के चलता है, और जब ये चलता है ऐसे करके भाई साहब, तो जो एयर होती है वो एयर ऐसे निकलती है, तो ये ऊपर जो एयर है वो पास पास आ जाती है, ऊपर वाली एयर की रफ्तार बढ़ जाती है, ऊपर एयर की वेलोसिटी ज्यादा हो गई, और अगर वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो ऊपर प्रेशर कम हो गया, नीचे एयर की वेलोसिटी वही रहती है, तो प्रेशर जो होता है नीचे से ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर हम इसके ऊपर और नीचे की बात करें, तो ऊपर वाली सरफेस पे जो वेलोसिटी होती है एयर की वो बढ़ जाती है और प्रेशर कम हो जाता है, और नीचे वाला प्रेशर ज्यादा हो गया। अब बताओ, नीचे प्रेशर ज्यादा है इस पंख के और ऊपर प्रेशर कम है, तो बताओ जो हवा की वजह से डायनेमिक मतलब लिफ्ट जो मिलेगा इसको, वो किस तरफ मिलेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे ज्यादा प्रेशर हो, ऊपर की तरफ। तो इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स मिलती है, किसको? इसकी पंखुड़ी को, है ना? तो देखना, इसको बोलते हैं हम डायनेमिक लिफ्ट, नेट अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स। इसको ना एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है जो इसको उड़ने में मदद करती है एरोप्लेन को। तो मैं अपनी बातों को शब्दों में दोबारा दोहराता हूँ कि जब हमारे पास जो एरोप्लेन होता है, इस शेप को बोलते हैं एरोडायनेमिक शेप, एरोडायनेमिक शेप, या फिर एरोफॉइल शेप। एरो थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, इस पे ध्यान दे लेना, बोरिंग तो नहीं है ना? एरोडायनेमिक शेप, एरोफॉइल शेप। ये जो एरोडायनेमिक शेप होती है, एरोफॉइल शेप होती है, इनके दो फायदे हैं। पहला तो इसमें विस्कस ड्रैग कम लगता है, हवा का जो पीछे खींचने वाली फोर्स है वो कम लगती है, और दूसरा इसको डायनेमिक लिफ्ट मिल जाता है ना? तो अगर आपसे बोले कि भाई जो हमारी एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन के अंदर उसकी जो पंखुड़ियां होती है वो एरोडायनेमिक शेप में क्यों होती है, तो आप बता देना, एरोडायनेमिक शेप होने की वजह से हवा का ऊपर प्रेशर लो हो जाता है और नीचे प्रेशर हाई रहता है, जिससे हवा ऊपर की तरफ बहती है, जिसकी वजह से उसको डायनेमिक लिफ्ट मिल जाता है। डायनेमिक मतलब होता है चलने वाला, और लिफ्ट मतलब ऊपर उठाने वाला। तो जब ये एरोप्लेन चलेगा तो इसको एक ऊपर उठाने वाली फोर्स मिल जाएगी हवा के द्वारा। अरे सही है ना भाई? यस सर। यस सर। तो इस पार्ट को बोलते हैं एरोडायनेमिक लिफ्ट। अरे हल्ला नहीं, एरोडायनेमिक लिफ्ट। एरोडायनेमिक लिफ्ट का सिंपल सा मतलब है, जो हम अब देखो, जो भी हमने रेसिंग कार देखी है या अपना जो है लड़ाकू विमान देखे हैं, ये सब इनकी शेप जो होती है ना वो एरोडायनेमिक शेप होती है। आपने ये देखा होगा, जो रेसर होते हैं, जो बाइकर बहुत तेजी चलाते हैं, तो वो अपनी मुंडी ऐसे कर लेते हैं, वो जो बैठे रहते हैं ना, तो वैसे ऐसे कर लेते हैं मुंडी, उनकी वो ना एक्चुअली ये शेप को बनाने की कोशिश करते हैं, एरोडायनेमिक शेप। ऐसी शेप होने से, एरोडायनेमिक शेप होने से क्या होता है, उनको जो विस्कस ड्रैग है ना वो कम लगता है। बुलेट की शेप देखी आपने? बुलेट को स्फेरिकल फॉर्म में नहीं बनाते, बुलेट को कैसे ही फॉर्म में रखते हैं, आपने देखा होगा, वो एरोफॉइल शेप है। एरोफॉइल शेप में क्या होता है, डायनेमिक वो जो है क्या कहते हैं, विस्कस ड्रैग कम लगता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर यस आपसे सर। पूछे कि डायनेमिक लिफ्ट क्या होता है, तो डायनेमिक लिफ्ट में आप इस चीज को एक्सप्लेन करें जो चीज मैंने आपको बताई है, कि भाई जो हमारा एरोप्लेन होता है उसकी जो विंग्स होती हैं वो एरोफॉइल शेप में होती है। एरोफॉइल शेप होने की वजह से ऊपर जो होता है विंग्स के जो हवा की रफ्तार है वो बढ़ जाती है, नीचे रफ्तार कम रहती है, जिसकी वजह से उस विंग के ऊपर प्रेशर लो होता है और नीचे प्रेशर हाई होता है, और उसको एक डायनेमिक लिफ्ट हवा के द्वारा मिल पाता है। बात समझ गए ना सारे? यस इसका सर। यस स्क्रीनशॉट सर। ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और एग्जांपल बताता हूँ, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक।
तो भाई हो सर गया। ले लिया। ठीक है भाई, अगला टॉपिक है, इसमें इसको बोलते हैं भाई, जितनी भी जो कार होती है, रेसिंग कार या जो अपना लड़ाकू विमान हो गए, इनकी शेप ना एरोडायनेमिक शेप होती है, ये बात याद रखना। बुलेट की शेप एरोडायनेमिक होती है ताकि विस्कस ड्रैग कम लगे, है ना। ये कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, ध्यान रख लेना, काम आएगी कहीं ना कहीं किसी को बताने में। चलो, अगला होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। अब मैग्नस इफेक्ट जो होता है भाई, ये भी वही चीज है जो अभी हमने पढ़ रहे थे, लेकिन मैग्नस इफेक्ट जो होता है वो प्रिंस स्फेरिकल बॉल्स में होता है। प्रिंस अपने यहाँ का स्टूडेंट है ना। तो जो मैग्नस इफेक्ट होता है, मैग्नस इफेक्ट को मैं बहुत आराम से समझाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना भाई। आपने वो देखा होगा, बॉलिंग कर रहा था भज्जी, हरभजन सिंह। तो जब भज्जी बॉल कराता है तो वो बॉल को ऐसे करके मारता है, घुमा के। अब घुमा के मारने का कारण मैं समझाता हूँ आपको। अगर आपने बॉल को एक नॉर्मल तरीके से फेंका, जैसे एक बाप अपने बच्चों को खिलाता है, वो ऐसे मारता है, ऐसे लेता बॉल, बच्चा मार देता है, छक्का। तो वो ऐसे रहता है कुछ, है कि नहीं। तो भाई ऐसे प्यार से बॉल फेंकी, तो उसको पता है बाप को, मैं ऐसे फेंकूंगा तो मेरे बच्चे के बैट तक अपने आप चला जाएगा, तो मेरा बच्चा भी खुश और मैं भी खुश। बात सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ भाई? यस सर। सही कह रहे हो। यस सर। है ना। तो भाई ये तो है कि ये तो नॉर्मल फेंकी। तो जब हम नॉर्मली बॉल को फेंकते हैं, बॉल को नॉर्मली फेंकते हैं, तो टप्पा खा के वो उतना ऊपर चली जाती है ना, हमें पता रहता है। लेकिन अब हम बॉल को नॉर्मली नहीं फेंकने वाले, बॉल को स्पिन करके फेंकने वाले, जैसे हरभजन सिंह फेंकता है भज्जी घुमा के। तो जब बॉल को हम स्पिन करके फेंकते हैं, ऐसे करके, तो जो बंदा होता है सामने, जो क्रिकेट खेल रहा होता है, वो सोचता है बॉल टप्पा खा के यहाँ पर आएगी, है ना। तो बॉल टप्पा खा के लेकिन वहां से नहीं आती, इधर उधर डेविएट हो जाती है अपने रास्ते से, या टप्पा खा के उतना बाउंस हुआ ही नहीं जितना होना चाहिए था। एक नॉर्मल बॉल को फेंकते हैं तो वो जितना बाउंस हो रही है, लेकिन अगर मैं घुमा के फेंकता हूँ, वो टप्पा खाने के बाद ज्यादा बाउंस नहीं होती, बॉल नीचे से नीचे चली जाती है, तो जिससे वो विकेट पे लग जाती है कई बार और वो आउट हो जाता है। सुना है ऐसा कुछ? यस सर। यस सर। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, ये जो इफेक्ट हो रहा है कि स्पिनिंग बॉल में टप्पा खाने के बाद वो उतना बाउंस नहीं करती जितना नॉर्मल करती है। इसमें मैग्नस इफेक्ट यूज हो रहा है। मैग्नस इफेक्ट कैसे यूज हो रहा है वो समझो जरा। जब हमारी बॉल चलती है और वो भी घूमते हुए चल रही है, ऐसे घूम रही है ना, हवा इधर बह रही है, ये आ रही है हवा इधर बहते हुए, ये हवा आ रही है बहते हुए, है ना। हवा ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है बॉल के, अभी बना रहा हूँ हवा, है ना, और ये वाला जो पार्टिकल है, ऊपर वाले पार्टिकल की डायरेक्शन इधर होगी, बॉल ऐसे घूम रही है ना, ऐसे। तो ऊपर वाले पार्टिकल की डायरेक्शन इधर, नीचे वाले पार्टिकल की डायरेक्शन इधर, ठीक है। अब हवा बह रही है यहाँ से, थोड़ा अच्छी सी बना दूं हवा, बहुत टाइम लगा के बहुत तरीके से समझा रहा हूँ, इसलिए ना बड़े मन से पढ़ना सब लोग भी। तो बॉल इधर जा रही है, हवा इधर बह रही है ना। तो भाई अब सोच के देखो, इस नीचे वाले पॉइंट के लिए हवा की डायरेक्शन और नीचे वाले बॉल के पॉइंट की डायरेक्शन दोनों कैसी है? सेम। सेम है। सर सेम। अब दोनों, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, अर्थात यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा हो गई नीचे, और वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो प्रेशर कम हो गया। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर बॉल की डायरेक्शन इधर है चलने की, लेकिन हवा इधर चलाना चाह रही है, तो बताओ रफ्तार बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी सर। घटेगी घटेगी। घटेगी हाँ, सर। तो ऊपर वेलोसिटी कम होती है तो प्रेशर ज्यादा होता है। इस बार कहाँ प्रेशर ज्यादा है, ऊपर की नीचे? ऊपर। ऊपर से सर ऊपर ऊपर। की तरफ प्रेशर ज्यादा है, नीचे की तरफ प्रेशर कम है। इस वजह से क्या होता है, जो बॉल होती है, उस बॉल को जब ये ऐसे जाती है टप्पा खा के, एक नीचे की तरफ एक फोर्स लगती है, नीचे की तरफ सर तिरछी। क्लियर नहीं आ रहा। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा? मेरा बोर्ड तो क्लियर है बेटा, वो नेट का इशू हो सकता है तुम्हारा, तो वो कर लिया, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, अपने आप पिंग एडजस्ट हो जाएंगे, ओके है ना। सर। तो मेरा क्लियर आ रहा है बिल्कुल, जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
चलिए भाई, तो जो हमारी अब ये जो बॉल जब टप्पा खा के गई और जब वो ऐसे तिरछी चलेगी ना, कर्व्ड पाथ पे चलेगी, टप्पा खा के तो कर्व्ड पाथ पे चलेगी, सब मानते हो ये बात? तो यस सर। टप्पा खा के ऐसे तो चलेगी नहीं सीधी। तो अब ये टप्पा खा के जब चली तो हुआ क्या यहाँ पर, इस पे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है तिरछी, और उस फोर्स की वजह से टप्पा खाने के बाद ये जो बॉल है उतनी हाइट तक नहीं उठती जितना एक नॉर्मल बॉल उठती है। मैं अपनी बातों को दोबारा दोहराता हूँ, जब हम किसी बॉल को स्पिन करते हैं, है ना, मेरी बात सुन लेना, ये अपने दिमाग में रख लेना फिर रिकॉर्डिंग देखते समय। जब हम किसी बॉल को स्पिन करते हैं तो बॉल के ऊपर जो है एयर की वेलोसिटी कम हो जाती है और नीचे वाली वेलोसिटी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से ऊपर प्रेशर कम रहता है, सॉरी, ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है और नीचे प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस बॉल पे एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगती है और बॉल टप्पा खाने के बाद उतनी हाइट तक नहीं जाती जितनी जानी चाहिए। समझ गए क्या? यस सर। यस सर। अब ये जो स्पिन वाला सीन है ना, स्पिन वाला जो सीन है, ये तब ज्यादा होता है जब बॉल थोड़ी सी यूज हो जाए, मतलब थोड़ी सी यूज हो जाएगी तो रफ हो जाएगी थोड़ी सी। आ रही बात समझ में? यस सर। तो सिंपल सा बात है कि जब हम किसी स्पिनिंग स्फेरिकल स्पिन बॉल को फेंकते हैं, किसी स्पिन बॉल को फेंकते हैं, तो उस पर एक प्रेशर लगता है ऊपर से नीचे की तरफ, जिसकी वजह से बॉल टप्पा खा के उतना हाइट तक नहीं जाती जितना जानी चाहिए। ये कौन सा इफेक्ट कहलाएगा हमारे पास? मैग्नस इफेक्ट। तो अगर आपको डेफिनेशन वैसे लिखनी है तो ये लिख लेंगे मैग्नस इफेक्ट में कि जो स्पिनिंग बॉल होती है उसके ऊपर हाई प्रेशर रहता है, नीचे लो प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से उस बॉल पे नेट डाउनवर्ड फोर्स लगती है और वो बाउंस जब वो करता है, जब रीबाउंड करता है तो वो उतना ओरिजिनल पाथ पे नहीं जाता, वहां से डेविएट हो जाता है, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मैग्नेस इफेक्ट मैंने देखो, जो कुछ चीजें समझाने वाली है वो समझा रहा हूँ, जो लिखाने वाली है वो मैं लिखाऊंगा, बहुत ढंग से समझा दिया मैंने। बाकी अब आप खुद से भी कहीं ना कहीं से ढूंढ के लिखेंगे डेफिनेशन वगैरह। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अब एक जो टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो टॉपिक वेंचुरीमीटर है। इसको साफ कर दूं मैं? वेंचुरीमीटर जो होता है बहुत रेयर चांस है कि एग्जाम में आए, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ इसलिए मैंने 1.5 घंटे क्लास रखी है कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी होगा वो करा दूंगा। इसको साफ कर दूं भाई? आज बर्नौली से बाहर निकलना है हम लोगों को। यस सर, कर दीजिए। ठीक है भाई। यार सक्सेस के तो बच्चे आधे भी नहीं आ रहे ढंग से, ये क्या सीन हुआ है इनको? अरे अगला टॉपिक है भाई, टॉपिक का नाम है हमारे पास वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर है ना। तो ये जो वेंचुरीमीटर होता है, अगर आपके स्कूल खुले होते तो शायद स्कूल में, कई स्कूलों में अवेलेबल होती है डिवाइस, पर अब आप लोगों को अगर देखनी है तो जो मैं बता रहा हूँ एक तो वो समझ लो और यूट्यूब पर डाल देना वेंचुरीमीटर एनिमेशन, तो आ जाएगा किसी ना किसी से एनिमेटेड वीडियो। तो क्या है? इट इज अ डिवाइस which is used to measure velocity of flow of अजी, अरे बना लो जो बन जाए भाई, क्या दिक्कत है, संडे है कुछ भी बना। हाँ और क्या, बच्चे माइक खोल के बताते हैं घर में कोई सब्जी बनाने की। तो भाई इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड की वेलोसिटी, लिक्विड के फ्लो करने की वेलोसिटी को नापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। भाई इसमें कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, इसलिए थोड़ा समझ लेना और ज्यादा दिमाग लगाना मत, क्योंकि इतना खास टॉपिक है नहीं है, आराम से समझ में आ जाता है। भाई ऐसे करके ये वेंचुरीमीटर रहता है अपने पास,
इसमें कि ये यू शेप में ट्यूब लगी होती है जिसको बोलते हैं यू ट्यूब। ये होता है वेंचुरीमीटर का डिवाइस, ऐसी दिखेगी, कांच की होगी है ना। अब इसमें पता है क्या करते हैं, इसमें एक जगह पाइप होता है, ये इसमें पाइप फंसा देते हैं जहां पर भी हमें, इस एरिया को A1 मान लो, एक ये वाला एरिया लेते हैं A2, यहाँ पाइप फंसा दिया जिसमें हमें पानी बह रहा है, उसको फंसा के फिर वो पानी यहाँ से बहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड मान लीजिए V1 रफ्तार से बह रहा है और यहाँ पर V2 रफ्तार से बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है इसमें। अब इसमें ना हमने मरकरी यूज करी हुई है, जब अपन लोग इसको उठाते हैं वहां से बेंच पे से, ठीक है, तो ये मरकरी जो होती है सेम लेवल में होती है, लिक्विड को बहाने से पहले, लिक्विड के फ्लो से पहले ये मरकरी जो होती है इसमें वो सेम लेवल पर होती है। लेकिन जैसे ही लिक्विड बहने लगता है तो बताओ यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा, इस वाले क्रॉस सेक्शन यहाँ ज्यादा होगा। ज्यादा होगा प्रेशर, एरिया ज्यादा है, ज्यादा, प्रेशर भी ज्यादा क्योंकि है। एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम तो ज्यादा प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो गया, यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। कम हो हो जाएगा, जाएगा। कम हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम है, तो ये जो मरकरी होती है ये ऐसे करके ऊपर चढ़ जाती है। प्रेशर ज्यादा है ना, तो यहाँ से नीचे चली गई, यहाँ से ऊपर चली गई। अब ये मरकरी कितना ऊपर गई है दूसरी वाली आर्म के कंपैरिजन में, वो H है। ये मरकरी इस वाली आर्म के कंपैरिजन में ये वाली कितनी ऊपर गई है, तो वो H है। अब ये H हम निकाल लेते हैं प्रैक्टिकल करके, है ना, मैंने यही तो करा, प्रैक्टिकल में H ही तो निकाला मैंने। अब इस H के निकालने से क्या फायदा होगा वो समझो। आपको ये सारा समझ में आ गया, वेंचुरीमीटर ये डिवाइस है आपके सामने, काम क्या है वो बता दिया, बर्नौली थ्योरम यूज कर रहा हूँ। बताओ ये ट्यूब हॉरिजॉन्टल रखी हुई है कि वर्टिकल? सर हॉरिजॉन्टल। Horizontal. अगर ये हॉरिजॉन्टल Horizontal ट्यूब same. है तो पोटेंशियल वाली एनर्जी का कोई प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर, जो पिछली क्लास में बताई थी। तो बचेगा कितना, यहाँ वाला प्रेशर मान लो P1 है, यहाँ वाला प्रेशर P2 है, और अभी आप लोगों ने बताया कि सर P1 तो ज्यादा है P2 से, ये वाला प्रेशर ज्यादा है तभी तो ये नीचे से ऊपर चढ़ेगा। तो अब मैं बर्नौली थ्योरम लगा रहा हूँ यूजिंग बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम में क्या है, यहाँ पर कितना है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर यहाँ वाला प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यही तो पढ़ाया था बर्नौली में, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का कोई यूज ही नहीं हुआ यहाँ पर क्योंकि हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। अब बच्चों क्या होगा, कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P1 की P2? सर P1। P1. P1 को यही रहने दो, P2 को इधर ले आओ, P2 को इधर ले आओ, तो इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ बचा कितना, P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब इस P1 P2 की वजह से क्या हुआ, इस P1 P2 डिफरेंस की वजह से ये जो मरकरी लेवल है ये ऊपर चढ़ गया। तो P1 P2 की वजह से ये जो मरकरी लेवल था ये ऊपर चढ़ गया। इसका मतलब हम P1 माइनस P2 को H रो G लिख सकते हैं, ये आपको पढ़ाया गया था। और ये रो किसका है, Hg का, ये यहाँ पर Hg सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है, Hg का मतलब मरकरी का। भाई इस प्रेशर यहाँ का और यहाँ के प्रेशर डिफरेंस की वजह से तो मरकरी लेवल ऊपर चढ़ा है, तो वो प्रेशर डिफरेंस हो गया H रो G, रो किसका, मरकरी का। फिर यहां से रो बाई 2 कॉमन ले लो, यहां रह गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, रो नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 2H रो ऑफ मरकरी इनटू में G अपॉन में रो, ये G है ये रो है, ये रह गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी, हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ी थी, वो क्या कहती है, A1 V1 बराबर A2 V2, A1 V1 बराबर A2 V2, है ना। तो यहां से किसी की भी वैल्यू निकाल लो, मान लो मैंने V2 की निकाल दी, तो कितना आ गया A1 V1 अपॉन में A2, A1 V1 अपॉन में A2। तो एक बात बताओ, अब मैं इस V2 की वैल्यू यहां रख रहा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, फिर बता रहा हूं मैं आपको, डिवाइडेड बाई रो
बराबर V2 में मैंने ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ, तो V2 की जगह कितना, A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ऊपर से V1 कॉमन आ जाएगा, V1 स्क्वायर कॉमन आते ही फिर सारा तामझाम जो होगा वो सारा लिख देता हूँ मैं, आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट सॉल्व करके। V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, 2H रो ऑफ मरकरी इनटू में G अपॉन में रो ब्रैकेट में A1 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर माइनस 1 बराबर V1। भाई पूरा सॉल्व करके ही आ जाएगा इसको, यहाँ से V1 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, बाकी बचा हुआ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा यहाँ पर, ये फॉर्मूला आ गया। अब हमने जो मेन उद्देश्य था हमारा एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट से मैंने क्या निकाला, H निकाला, मर्करी का रो डेंसिटी पता है, G की वैल्यू पता है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जो लिक्विड इसके अंदर बह रहा है, A1 A2 एरिया हमें पता रहेगा, इस वाले का एरिया और इसका एरिया हमें पता रहेगा। अगर एरिया पता है हम लोगों को, डेंसिटी पता है और तो वेलोसिटी निकाली जा सकती है। तो V1 मैंने निकाल दी यहाँ वाली वेलोसिटी, अगर यहाँ वाली निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना के बराबर इंपॉर्टेंट है ये, बस इतना मे भी हो जाए कि वेंचुरीमीटर का यूज बताओ क्या होता है। तो यूज ये है कि ये लिक्विड के फ्लो की डायरेक्ट वेलोसिटी को बताता है, और आपसे अगर ये पूछ ले कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो बोल देना बर्नौली थ्योरम पे। ठीक है भाई, Okay, sir. किसी को समस्या, डेरिवेशन है, प्योर डेरिवेशन है, बर्नौली थ्योरम के ऊपर है, और मैंने ये करा दी, एक बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट टर्म में आदत नहीं बनी कि कैसे सब्जेक्टिव की तैयारी करी जाती है। तो बहुत सिंपल वे होता है, और वो तरीका ये होता है जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको, है जी, थर्ड स्टेप ये वाला, नहीं तो ये वाला, मरकरी और G ये ये इसके ऊपर से, ये हाँ हाँ ये बर्नौली थ्योरम लिखा हुआ है। अरे तो ये नहीं, मरकरी और G और इसको ये इसके नीचे ये हाँ सर। अरे भाई प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, एच रो जी के बराबर ही तो होता है। चैप्टर 10 का पहला टॉपिक यही था शायद, डेंसिटी के आसपास वाला। 2 पॉइंट्स में प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो वो एच रो जी के बराबर ही तो होगा। और रो कौन सा है, जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, गॉज प्रेशर, बिल्कुल ऐसी बात है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, Yes, sir. चलो भैया, एक टॉपिक होता है, इसको बोलते हैं टॉरिसिलीज लॉ, जो पता नहीं एग्जाम वो पेपर उसमें कोर्स में है या नहीं है, तो बताओ पढ़ा दूं कि नहीं। टॉरिसिलीज लॉ वो भी इसी की रहने दो, रहने दो, पढ़ा दो। सर पढ़ा दो। पढ़ाई दे, अरे 10 मिनट ही तो लगेंगे, क्या जा रहा है, पढ़ लो, आगे फ्यूचर में कहीं काम आ जाए मान लो। पढ़ाने दो भाई, है ना, छोड़ो मत कुछ भी, जब ऑनलाइन चल रही है आधा घंटा एक्सटेंड कर देंगे किसी भी दिन। बहुत बढ़िया भाई, तो मजा आ गया इतनी रोबोट वाली आवाज से। ठीक है, अब देखो, तो भाई अगला टॉपिक है टॉरिसिलीज लॉ। ये टॉरिसिलीज लॉ जो है हमारे पास, यार तुम बहुत ही बोरिंग हो, सही बता रहा हो, वैसे अब तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आदत पड़ गई है, कोई रिएक्शन नहीं देते, थोड़ा बहुत हंस लिया करो, कुछ भी बात बोलो उस पर हंस जाओ। क्या कुछ भी बात बोलो ना, अगर अरे समझ नहीं आई यार ये बात, ऑनलाइन मीटिंग में सबको दुख है ना। हाँ अच्छा, ये दुख से उभर नहीं पा रहे, है, ऑफलाइन बढ़िया था ना। ऑफलाइन बड़े, हाँ तो तुम्हें तो जो सक्सेस में पढ़ रहे हैं उनका तो वैसे भी क्या नुकसान हुआ है, वो तो बेचारे ऑफलाइन भी ले रहे हैं मजे, ऑनलाइन भी ले रहे हैं।
घर वाली भी सेम एज है और बाहर वाली भी साथ में, और साला पता चल रहा है कि एक वो भी एक तीसरे भी सर होती है। पल्लव को मजा नहीं आ रहा ऑनलाइन में। मतलब ऐसी बात है क्या? नहीं सर जी, वो अपना हाल बता रहा खुलवा है। अरे पल्लव ये तो और अच्छा कर दिया यार, 1300 रुपये खर्च कर दिया मैंने यार। बता, रिकॉर्डिंग होती रहे ताकि बच्चा देखता रहे। अब ये है कि भाई सामने सर देखने मेरे में को बोल नजारा देते कुछ मैं और कर होता। देता रिकॉर्डिंग फ्री में। अब भाई ऐसे किसी सर के आप भरोसे रहने अकेले में बच्चे मजा नहीं को आ रहा। अब ये है कि लड़कों को इसलिए अच्छा नहीं लग रहा होगा भाई साहब, ताजमहल फोटो में देखो फिर सामने देखो तो अलग रहता है थोड़ा सा। लड़के तो इसलिए दुखी है, लड़कियों का फिल्टर पता नहीं किस लिए सही दुखी पकड़े हैं। है ना। अरे श्रुति दुखी तो नहीं है ऑनलाइन क्लास से, सॉरी No. सीरीज दो। बहुत बढ़िया। अगर श्रुति ने कह दिया तो अब मेरे को वहां से कॉन्फिडेंस पूरा आ गया कि श्रुति कितने नंबर इस को है। श्रुति तो खूब नंबर लिया। अरे ना है यार, किसी को कह नहीं सकते ना जबरदस्ती कि भाई पढ़ ही ले। अब तो उसे ये समझ में आ गया कि भाई तो क्या करना है अब, क्या पता पहले 10वीं की तरह पास कर दो, है ना। फ्यूचर की किसी को पड़ी नहीं है जो 2000 पिछले साल पास। तो भाई ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, पानी मान लो इसे, है ना। तो भाई इसमें ये पानी जो भरा हुआ है, इसमें एक छोटा सा पिन लिया हमने, पिन। लड़कियां जो लगाती है ना, या लड़के भी जो लगाते हैं कहीं जब, तो वो पिन है, पिन। पिन से एक छोटा सा टिचिक इतना सा छेद कर दिया, देखो बहुत ही छोटा, बहुत ही बारीक। साला देखे तो कोई पता भी ना पाए। मतलब है वंश, उन्हीं की नजर इतनी तेज हो सकती है, छेद वही देख सकते हैं जो पबजी खेलते हैं भाई से, क्योंकि बहुत ढूंढना पड़ता है। इब्रा को भी पता है ये बात। तो भाई Yes, sir. अब देखो भाई, तो ये इसको जो बहुत छोटा छेद करते हैं, इसके लिए वर्ड यूज होता है ऑरिफिक। ठीक है, ऑरिफिक बोलते हैं इसको, है ना। तो ऑरिफिक जो वर्ड यूज करूंगा मैं यहाँ पर, ऑरिफिक का मतलब होता है छोटा होल। अब इस होल में से लिक्विड बाहर आएगा, इस छेद में से लिक्विड बाहर आएगा, ये गिर रहा है लिक्विड, ये रहा। ठीक है, अब ये जो छेद हमने करा है इसमें, गिर रहा है यार, तुम्हें क्या लग रहा है? मजा आ गया। भाई ये जो छेद की हाइट है, हाइट हाइट मतलब बॉटम से नाप रहा हूं, वो भाई साहब h1 है, और जो डेप्थ है लिक्विड की सरफेस से, वो h2 है। समझे? इस जो ऑरिफिक है, ये जो छेद है, ये होल है, इसकी जो डेप्थ है वो h2 है, और जो हाइट है वो h1 है। ग्राउंड से नापेंगे h1 है, ऊपर से नापेंगे h2 है। और यहां से अब सोच के देखो, अगर इस छेद में से लिक्विड बाहर आएगा तो ये वाला लेवल नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे जाएगा। मानते हैं वाली बात? तो यस सर। Yes, कौन तेज होगा, किसकी रफ्तार तेज होगी, इस वाले लिक्विड की या ऊपर वाले की? सर इस वाले नीचे वाले की। नीचे वाले की, क्योंकि नीचे एरिया कम है, और एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। ऊपर वाला कंटेनर बहुत ही बड़ा है, एरिया बहुत ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली वेलोसिटी बहुत स्मॉल होगी। तो अगर आपको इतनी सी मेरी ये बात समझ में अगर आई है, तो अब मान लो आप अपने आप को भाई कि ये तुम्हें समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये v1 रफ्तार से निकला बाहर, और ये जो चला नीचे की तरफ v2 रफ्तार से। यहाँ का एरिया a1 है, यहाँ का एरिया a2 है। पहले मैं समझाऊंगा इसको, फिर उसके बाद लिखाऊंगा मैं इसको। तो अगर, तो टॉरिसिलीज लॉ ऑफ एफ्लक्स वेलोसिटी, एफ्लक्स वेलोसिटी, एफ्लक्स वेलोसिटी, जब किसी लिक्विड जो होता है किसी छोटे से छेद से बाहर आता है, छोटा छेद स्मॉल छेद का मतलब हो जाएगा स्मॉल छेद, चाप और छतरी, छेद मतलब ऑरिफिक। ठीक है, तो स्मॉल छेद से जब लिक्विड बाहर हो रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं एफ्लक्स वेलोसिटी। अरे समझ में आ गई ये बात? अगर किसी छोटे से छेद से लिक्विड बाहर आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी को एफ्लक्स वेलोसिटी बोलते हैं। समझ गए क्या? एफ्लक्स का मतलब बाहर आना, yes, sir. एफ्लक्स का मतलब बाहर आना। तो लिक्विड इस छेद से क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है, तो वही वेलोसिटी निकालनी है, छेद से बाहर आने वाली रफ्तार। क्लियर है सबको ये बात?
ऑरिफिक मतलब Yes, sir. स्मॉल छेद, एफ्लक्स मतलब बाहर की तरफ बहना, बाहर की तरफ निकलना। तो ये सारी घटना है। तो अब एक बात बताता हूँ, इस वाले को और इस वाले के लिए, दोनों के लिए बर्नौली थ्योरम का प्रयोग करते हैं। अब बर्नौली थ्योरम का मैं प्रयोग करता हूँ, तो यहाँ पर का प्रेशर P1 मान लेता हूँ बच्चों, यहाँ का प्रेशर P2 मान लेता हूँ। बड़े ध्यान से देखना, यहाँ का प्रेशर P1, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा रो GH। तो बताओ इस वाले होल की हाइट कितनी है? H1 H1 है भाई, H1 बराबर, अब इस वाले के लिए लगाओ P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G। अब बताओ ऊपर वाले के लिए हाइट कितनी है? ग्राउंड से नापते ना, H2 H1 plus H1 H2, plus sir. H2 Sir, H1 H1 प्लस H2 है। सबको दिख गई ये बात? Yes, sir. अच्छा बताओ, दोनों ही, ये भी और ये भी दोनों ही ओपन है, सही है कि गलत है? और अगर दोनों ही ओपन है तो दोनों जगह प्रेशर सेम लगेगा, ओपन एंड है। ये बात पता है तुम लोगों को? ओपन एंड जब होते हैं तो प्रेशर सेम हो जाएगा, P1 बराबर P2 बराबर हो जाएगा PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। बच्चों अगर ये P1 और P2 बराबर हो गए, क्योंकि ये साइड भी खुली है और ये साइड भी खुली है, तो ये वाला प्रेशर कट जाएगा, तो बचेगा ये हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस में रो GH1 प्लस में रो GH2। मजे की बात यह है कि ये भी कट गया, कट गया। Yes, sir. अब एक और बात बताओ, एक और बात, A2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन A1। ये वाला एरिया बहुत ज्यादा है। अगर A2 बहुत बड़ा एरिया है A1 से, तो यहाँ की वेलोसिटी बहुत कम होगी, V2 इज वेरी 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 लेस देन V1। सही है कि गलत है? इधर का सही है। एरिया ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम हुई, देयरफॉर V2 कैन बी नेग्लेक्टेड। इसलिए हम V2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर मैं V2 को नेग्लेक्ट करूंगा तो ये वाला हिस्सा भी गया, तो ये कटा, ये कटा, ये भी गया, तो बचा कितना? हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर रो GH2, रो से रो भी चला गया, तो V1 स्क्वायर कितना आ गया? V1 बराबर अंडर रूट 2 GH2, where H2 is the depth of hole from surface of liquid। भाई H2 क्या है? इस सरफेस से इस होल, इस छेद की डेप्थ, सही है क्या? अब ये तो हो गया हमारे पास ऑरिफिक वेलोसिटी या फिर एफ्लक्स वेलोसिटी। अब अगर हम इतनी ही हाइट से, अगर हम इतनी ही हाइट से, कहां से? जो सरफेस है, देखना मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, जो सरफेस है वहां से, अगर सरफेस की हाइट से मैं किसी बॉडी को ड्रॉप करूं, इसका मतलब U 0 हो जाएगा। ये बॉल है मान लो कोई, है ना, या पत्थर या जो भी, बॉल को ड्रॉप करो मैंने, तो जब ये बॉल यहां से यहां तक आएगी, छेद के बराबर आएगी, तो मान लो यहाँ पर रफ्तार हो गई इसकी V1। जब ये बॉल यहां से यहां छेद के बराबर तक की उसमें आई, तो इसकी रफ्तार होगी मान लो इस पॉइंट पे V1। तो इस बॉल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो बॉल के लिए क्या इक्वेशन लगा रहा हूं मैं? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। बॉल यहां से यहां पर आई, तो इसका फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट के लिए कितनी हो गई? V1 U की जगह 0, A की जगह G, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना हो गया? H2। नहीं नहीं, माइनस तो वो काट दिया मैंने सब कुछ, माइनस भी गया, A बराबर माइनस भी गया, तो H2 हो गया ना। तो बताओ जरा V1 बराबर कितना आ गया? अंडर रूट में 2GH2। Yes, sir. Yes, sir. तो हमने यहाँ पर ये सीखा, टॉरिस सीरीज ने हमें ये बताया कि किसी कंटेनर में अगर मैं एक छेद कर देता हूं,
तो उस छेद में से निकलने वाले लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो उतनी ही होगी जितना कि कोई और बॉडी जिसको मैं ड्रॉप करूं तब वो एक्वायर करेगी। समझ में आया कुछ? Yes, sir. फिर जी सर। रिपीट करता हूँ, जो इस छेद में से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी ये रही। अगर मैं इतनी हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दूं तो वो बॉल भी सेम वेलोसिटी एक्वायर कर रही है। तो टॉरी सीरीज ने हमें यही दिखाया कि किसी रुके हुए कंटेनर में अगर हम छेद कर दें तो उसमें से जो लिक्विड बाहर आएगा तो उसकी वेलोसिटी वही होगी जितना कि अगर हम सेम हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप करते तब वो एक्वायर करती। ओके सर। तो मैं लिख देता हूं, इतनी सी जगह में आ जाएगा। इट स्टेट दैट velocity of liquid coming out from orifice is equal to velocity acquired by a freely falling body from surface to orifice। मैंने ये लिखा है, इट स्टेट दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम orifice इज इक्वल टू वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम सरफेस टू orifice। किसी बॉडी को अगर हम सरफेस से छोड़ें तो वो जितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगी orifice तक आने में, लिक्विड जो निकल रहा होगा orifice से दोनों रफ्तार सेम होंगी। अरे समझ गए तुम लोग मैंने क्या ये बवाल किया है? यस सर। समझ गए। समझ गए ना? तो ये अभी तो तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं है ना, उनको नीट वालों को भी दिक्कत नहीं होती। जब आईआईटी मेंस एडवांस में ये टॉपिक जब पढ़ाया जाता है तो इसमें एक चीज और इंक्लूड कर दी जाती है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन को इंक्लूड कर देते हैं तो पूछा जाता है कि इस छेद में से जो लिक्विड बाहर निकलेगा तो वो कितना दूर गिरेगा, रेंज पूछी जाएगी, है ना, कितने टाइम में गिरेगा, ये सारी कंडीशंस वहां पर आ जाती है। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भाई बर्नौली से रिलेटेड जो भी पार्ट था मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, जो कोर्स में था या नहीं था सारे ही कंप्लीट हो गया। इसको करो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आते हैं। सर ले लिया। चलिए भाई साफ कर देता हूँ इसको। अगला टॉपिक अब आ सर जाते हैं एक नए मिनट, टॉपिक। बोर्ड क्लियर नहीं है थोड़ा। बेटा लो, बोर्ड क्लियर नहीं है, जिसका साफ आ रहा है वो स्क्रीनशॉट। सर ले लिया है मैंने, बोर्ड क्लियर है एकदम। अरे आर्यन 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 सर स्क्रीनशॉट अरे यस सर, बताओ। आर्यन एक बार काम करियो, जो इसमें जो बच्चे हैं ना उन सबका एक बार स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले जो भी पार्टिसिपेंट है, ताकि मैं अटेंडेंस लगा लूंगा बाद में। ठीक है सर, ले लिया। पूरे का हाँ, हो गया। ये मेरे को सेंड कर दियो थोड़ी देर में क्लास के बाद, है ना? ठीक है तो सर। ताकि अटेंडेंस वगैरह भी हो जाएगी ना इससे। अब इससे ये भी पता चल जाएगा जो नहीं आ रहा तो उसको समझाएंगे भाई कि पढ़ ले, क्यों जी नुकसान सर, कर। भेज दिया। ठीक है, थैंक यू। चलिए भाई अगला है हमारे पास, इसका नाम होता है टॉपिक का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब आपका जो चैप्टर है ना वो बहुत ही आसान होता जाएगा। बस इसमें अब मेरे हिसाब से कोई ऐसा चीज नहीं है जो थोड़ा सा भी मुश्किल लगे आपको, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको बताऊंगा तो मतलब मैं कहूंगा आपको ऐसे लेना है फ्यूचर में भी, तो आपको वैसे याद रख लेना है कि हाँ हमारे टीचर ने सिखाया है। बाकी उनकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जहां पर वो हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है वो मैं आपको बताते जाऊंगा साथ में। कोशिश यही रहेगी कि डेली लाइफ के एग्जाम्पल बताऊं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स बिटवीन molecules, force of attraction।
force of attraction between molecules. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब किसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो समझते हैं। अब यहाँ पर हमें दो बातें याद रखनी है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, अरे ये पूरा जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के लिए, इसके लिए, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो तरह की होती है। एक होती है एडहेसिव, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इसको बोलते हैं एडहेसन। एडहेसन। एक होती है कोहेसिव, कोहेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आदित्य, हरी, यस सर। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात भाई। तो एडहेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या एडहेसन, कोहेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोहेसन। तो भाई अट्रैक्शन है ये, एक्चुअली में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है ना। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है भाई, अगर एक लड़का लड़की से प्यार करता है तो भाई तो एडहेसिव है, डिफरेंट नेचर। यस सर। एक लड़का लड़के से प्यार करता है, या फिर एक लड़की लड़की से प्यार करती है, जैसे बाहर देशों में सुना है, तो वो कोहेसिव है। तो को मतलब हो गया कॉमन, को मतलब हो गया कॉमन। तो कॉमन तरह का जो प्यार है भाई, कॉमन तरह के व्यक्ति में, वो कोहेसिव है, कोहेसन है। और जो डिफरेंट उस वो है तो उसको बोलते हैं एडहेसन। बात समझ में आई कुछ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यस सर। तो सेम Yes, टाइप के sir. मॉलिक्यूल है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल है तो कोहेसिव, अगर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल है तो एडहेसिव। है ना, वो गाना सुना है ना तुमने, आदमी हो आदमी से प्यार करता हूँ, तो भाई तो वो कोहेसिव है जिनने वो गाना लिखा है। और बाकी तुम्हें पता ही है ना। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। अब आप अपने अपने हिसाब से बताना। ये बोर्ड पर, ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड है, इस बोर्ड पे देखो आपको इंक दिख रही होगी चिपकी हुई, दिख रही है क्या? यस सर। यस सर, दिख रहा है। कौन सी फोर्स है, कौन सी फोर्स है? एडहेसिव। कोहेसिव। एडहेसिव। एडहेसिव। एडहेसिव की कोहेसिव? एडहेसिव। वैसे एडहेसिव इसे हटाया है जा ना। सकता है तो कोहेसिव हो सकता है। है क्या? इस इंक को हटाया भी तो जा सकता है, तो ये कोहेसिव भी हो सकता है। कंफ्यूज हो गया इसे। नहीं तो अभी का हट रही है, मैं उसके बाद की तो कुछ भी करो यार, बाद में तो क्या है भाई साहब। अगर तुमने जो है एक आदमी होके एक आदमी से प्यार कर दिया, वो तो तुमने कर दिया ना। अब बाद में क्या होगा, दुनिया उसकी हमें क्या चिंता, उससे क्या परवाह में, बाद में नहीं बोल ब्रेकअप रहा। कर लो। बाद में कुछ भी करो भाई, है ना भाई, एडहेसिव होगा ब्रेकअप सर। करो या भाई साहब जो है दोनों मिलके पैसे कमाओ, जो है कुछ भी करो भाई, हमें क्या। सर अपना मेन मकसद एडहेसिव। एडहेसिव हो गया। तो बच्चों ने टॉपिक बता दिया एडहेसिव। अच्छा कॉपी पे देखो इंक चिपक रही है क्या? यस सर। कौन सी फोर्स है, कौन सी फोर्स है? एडहेसिव। सर एडहेसिव। अरे को चाचा, को एडहेसिव कुछ नहीं होती, एडहेसिव होता है या कोहेसिव होता है? एडहेसिव। एडहेसिव हो गई है ना। अच्छा, दीवारों में पेंट चिपका हुआ दिख रहा है क्या घरों में? यस सर। यस सर। पेंट और दीवार के बीच में कौन सी? एडहेसिव। एडहेसिव। आगे बात समझ में सबको? यस सर। एक जैसे पानी हाँ 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 बोलो। सर ये समझ नहीं आया मेरे कि एडहेसिव फोर्स कैसे होगी। एडहेसिव मतलब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल है। अच्छा सर, तो ओके। फोर्स बिटवीन molecules of different substance, जो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में है वो एडहेसिव है। फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, तो अगर सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है तो कोहेसिव, को मतलब कॉमन, और एडहेसिव में आपने कभी फेविकॉल का ऐड देखा हो तो फेविकॉल के ऐड में लिखा होता है एडहेसिव। यस सर। मतलब फेविकॉल एक ऐसा आइटम है जो भाई साहब किसी के साथ भी चिपक लेगा। अब ऐसा नहीं डाला, वो देखा ना फेविकॉल का पानी में भी जॉइंट नहीं छोड़ता। तो मैं कहने का मतलब ये है, फेविकॉल में एडहेसिव क्यों लिखा होता है, क्योंकि भाई दो चीजों को चिपका देता है आपस। अरे समझ गए क्या?
जी सर। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ सबसे पहला। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, हाउ वी एबल टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड बाई चॉक। हाउ वी एबल टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड बाई चॉक। तो आंसर है ड्यू टू एडहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ चॉक एंड बोर्ड। समझ गए क्या? यस सर। क्वेश्चन Yes, sir, पूछा, समझ गए। हाउ वी एबल टू राइट ऑन कॉपी बाई पेन। तो आपका आंसर रहेगा ड्यू टू एडहेसिव फोर्स इंक के बीच में एंड कागज के बीच में। ठीक है जी। तो ओके सर। इसका एग्जांपल हो गया फोर्स बिटवीन इंक एंड पेज। एक हो गया एग्जांपल, है ना, फोर्स बिटवीन इंक एंड पेज। ठीक है, फोर्स बिटवीन पेंट एंड दीवार, मतलब वॉल। समझ गए क्या? ठीक है, Yes, और sir. बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, फोर्स बिटवीन डस्ट पार्टिकल एंड ग्लास। देखा होगा कांच के जो होते हैं ग्लास, जो विंडो पैन होते हैं, उनमें देखा होगा तुमने, कभी कभी धुंध जम जाती है, धूल जम जाती है। तो वो धूल और कांच के ग्लास के मॉलिक्यूल में एडहेसिव फोर्स की वजह से हो रहा है। समझ गए क्या? यस सर। कोहेसिव मतलब फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर के जो मॉलिक्यूल है H2O, वो आपस में जो लगा रहे हैं, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ मर्करी, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ बोर्ड, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल किसी के भी जो सेम टाइप में जो आप बोल सकते हो। ठीक है भाई, तो Yes. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऐसे होती है। अब So, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा, आप लोग मेरे को बताना कि किसमें कौन ज्यादा था। मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा, एक कंटेनर के अंदर पानी लिया, बिसलरी वाटर, और एक इसमें कांच की रॉड ली, कांच की रॉड, और एक मैंने कंटेनर में मरकरी ली, मरकरी। इसमें भी मैंने कांच की रॉड डाली, एक पानी में कांच की रॉड डाल दी, ग्लास रॉड, और एक मरकरी में डाली, फिर दोनों को बाहर निकाल दिया। तो मैंने क्या देखा, जो पानी के अंदर रॉड डाली थी मैंने, उसके ऊपर पानी के मॉलिक्यूल चिपक गए, कुछ पानी के मॉलिक्यूल चिपक गए। लेकिन मरकरी के केस में मैंने क्या देखा कि मरकरी की रॉड बिल्कुल ड्राई है, सूखी है, ये वेट हो चुकी है। तो अब इस कंसेप्ट को मेरे को बताना जरा कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, कौन स्ट्रांग रही होगी इस केस में। मतलब मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में। नहीं, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर वाटर में इसमें बताओ एडहेसिव पहले। इसमें कोहेसिव वाटर फोर्स और अच्छा नहीं है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। ज्यादा है इसका, है ना। वाटर। अब सुनो, यहाँ पर पानी के आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं वो वीक है एज कंपेयर टू जो वाटर और ग्लास रॉड के बीच में एडहेसिव लग रही होगी। तो इस सिचुएशन में ग्लास एंड वाटर की एडहेसिव स्ट्रॉन्ग है। समझ गए? यहाँ पर एडहेसिव स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर कौन स्ट्रॉन्ग होगा? कोहेसिव स्ट्रॉन्ग है। मरकरी की कोहेसिव या मरकरी और ग्लास की एडहेसिव? मरकरी की कोहेसिव। तो यहाँ पर देखो, तो कोहेसिव ऑफ मरकरी इज स्ट्रॉन्ग, इसलिए मरकरी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया भाई साहब ग्लास रॉड से चिपकने में, क्योंकि मरकरी पहले से ही खुद आपस में इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि उनके बीच में कोई भी आ जाए तो उन्हें अलग नहीं कर सकता। जबकि वाटर के मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही है वो कम है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल पसंद करते हैं ग्लास रॉड से चिपकना। मरकरी के मॉलिक्यूल ग्लास रॉड से चिपकना पसंद नहीं करते, वो आपस में खुश रहते हैं। आ रही बात समझ में? तो पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जब हम किसी ग्लास रॉड को वाटर में डिप कर देते हैं तो वो वेट हो जाती है, जबकि मरकरी नहीं होती। तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे अपनी भाषा में कि जो मरकरी में कोहेसिव फोर्स है वो स्ट्रांग होती है, इसलिए वो ग्लास रॉड से नहीं चिपकती, जबकि वाटर एंड ग्लास की जो एडहेसिव होती है वो स्ट्रांग होती है, इसलिए वाटर चिपक जाता है। कोई समस्या किसी को? नो सर। समझ गए क्या? क्लियर है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कोहेसिव और एडहेसिव होती है। एडहेसिव मतलब, कोहेसिव मतलब कॉमन मतलब जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगेगी, है ना? यस सर। चलिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ इब्रा है? इब्रा नहीं है, चलो। कोई इब्रा का मैसेज आया था कि क्लास है। चलिए भाई, साफ कर दो इसको। मानसी आ गई है। चलो भाई, साफ कर दो इसको। थोड़ा जल्दी बोला करो, और जो लड़कियां शांत बैठी है ना, कुछ नहीं बोल रही, ऐसे थोड़ी ना होती है भाई पढ़ाई। कुछ सर भी कर बोला दीजिए करो। रफ। ठीक है। तो एक ये लड़कियां या तो इन्हें अपनी आवाज खुद की पसंद नहीं है ना? या तो ऐसा हो सकता है, देखो मेरी इतनी सुंदर आवाज है फिर भी मेरे को पसंद है। इसको साफ कर दो। जी सर। सर कर दीजिए। यस सर। चलिए भाई, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बातें थी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो प्रकार की हो सकती है, कोहेसिव, एडहेसिव। कोहेसिव वाली जो होती है वो सी इसे कॉमन, जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल में लगती है। डी एडहेसिव में, एडहेसिव मतलब होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है। बात समझ में आ गई सबको ये वाली? यस सर। यस सर। यस चलिए सर। अगली बात करते हैं हम। और अगली बात रिकॉर्डिंग हो रही है, जो आज नहीं आ पाए या चले गए नाराज हो गए, उनको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। अब जो टॉपिक है ना, इसमें मैं पूरा टाइम खर्च करूंगा। और ये है शिवम आया क्या? शिवम भी चला गया? सर आज आप टेस्ट लोगे? हाँ टेस्ट है ना 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद सर? 6 बजे के बाद है? 6 बजे के बाद ही तो बोला था, 5:30 बजे भूल गया। सर आपने 5 बजे बोला था। 6 बजे 5 बजे बोला था, तो अभी सर, तो 6 3 से 4 तभी तो 4:15 हुए होंगे लगभग। अभी तो 4:10 ही हुए हैं। तो मैं अभी लूंगा टेस्ट को आपका। आज होगा टेस्ट हाइड्रोस्टैटिक तक का। ठीक। और हाइड्रोस्टैटिक तक का ढंग से करना है, नकल मार के भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है उसमें, क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकता, है ना? पर हाँ अरे चीटिंग कर सकती हो सिंपली, पूरी आजादी है, काहे परेशान? करना ही चीटिंग से, टेस्ट हाल इसलिए हो रहा है ना। और भाई इसमें ये भी है, ये इतना ट्रस्टेबल टेस्ट होगा, मेरे को इतना भरोसा है तुम पे, इसमें मैंने प्राइज भी रख दिया। जो कितने का बच्चा सर? सबसे ज्यादा, हाँ जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा उसको भाई साहब एक कार मिलेगी भाई साहब। कौन सी? कार, अरे बहुत सर विच कंपनी? कार जो नहीं सर एक भाई, फॉर्च्यूनर दे। फॉर्च्यूनर चलेगी बस ठीक है, डन है भाई। हाँ अरे मेरे भाई साइकिल वाले कौन है इतना गरीब? हमारे गरीब भी बढ़ देंगे। तो ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है। वो वैसी ही एक बात है, जैसे कि आपको पता है टीवी में एक ऐड आता है रात को 12 बजे चलाना है, उसमें एक हीरोइन का चेहरा दे रखा होगा और उसमें एक सलमान खान का चेहरा जोड़ रखा होगा, और आपको वो पूछेगा, आपको पहचानना पड़ेगा और 1 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। कुछ इस तरीके की बात हो गई है यार। यस बहुत सर। मुश्किल सवाल होता है मेरे हिसाब से। वो 7 करोड़ का सवाल अगर केबीसी में आ जाए तो कभी जीत ही ना पाए, इतना टफ सवाल होता है, कोई पहचान ही नहीं पाता। अंशुल, अंशुल आया क्या? कर दी। अंशुल गया? अरे यार ये कैसे दोस्त बनाया तूने? यस मेरे को तो यार कभी कभी ऐसा लगता है यार, ये लायक ही नहीं है तेरे बड़े। दिहाड़ी पे गया हुआ, कल खा के आया तो पुलिस वाले। अच्छा, ये बात है। सरफेस टेंशन सर मास्क बेच रहा है क्या? किस्तें पूरी करने गया है। अच्छा, मास्क बेच रहा है क्या आजकल? चलो भाई, सरफेस टेंशन भाई साहब, एक होता है सर में टेंशन और एक होता है सरफेस टेंशन। तो सर में टेंशन के तो बहुत कारण हो सकते हैं, है ना? है ना, जैसे हमारे लिए तो बच्चे और क्लास नहीं लेके राजी हो रहे तो भी सर में टेंशन। कई लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं इसलिए सर में टेंशन। अरे सही है कि गलत है भाई?
यस सर। हाँ, तो अब ऐसा ही लिक्विड में भी टेंशन होती है भाई। अब ये लिक्विड में सर में टेंशन नहीं होगी, सरफेस पे होगी टेंशन। सही है क्या? आपने कभी ऐसा नोट करा है कि पानी की जो ड्रॉप होती है वो स्फेरिकली क्यों होती है? तो पानी की ड्रॉप जो स्फेरिकल होने का कारण है वो होता है सरफेस टेंशन। क्योंकि जो लिक्विड होता है, लिक्विड या जो भी फ्लूइड है या गैस की भी बात कर सकते हैं आप, तो उसकी टेंडेंसी होती है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की। मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की टेंडेंसी होती है। लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है हमेशा। जैसे आप लोग, आज को सर्दी का टाइम है, तो भाई जब रजाई जब ओढ़ लेते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि भाई चारों तरफ से ढक लें, उसको खींच लें बढ़िया करके, एकदम चारों तरफ से खींच लेते हैं। सही है कि गलत है? सही है। तो ऐसा ही लिक्विड जो होता है, लिक्विड की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को खींच के रखते हैं, और वो आपस में एक दूसरे को खींच के रखते हैं। तो हर मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है उस पर एक फोर्स लग रही है उसके बगल वाले मॉलिक्यूल की वजह से, जो होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आपने देखा कि जब हम नहा के निकलते हैं, लड़कियों के साथ ज्यादातर होता होगा, और कुछ लड़कियां जो ड्रायर भी यूज करती होंगी फिर, है ना? नहीं तो ये तो देखा ही होगा कि जब हम नहा के निकलते हैं बाल आपस में चिपक जाते हैं, है ना? तो फिर उन्हें सुलझाना पड़ता है, गीला कंघा गीले बालों पे कंघा मार दिया, कई बार उलझे रह जाते हैं, फिर वो ये मारो शैम्पू मारो फिर ये लगाओ। अरे होता है क्या? यस सर। तो भाई नहाने के बाद हमारे बालों के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि साले वो चिपकने लगते हैं आपस में? तो आंसर है, नहाएगा इंसान तो गीला होगा, है ना भाई? यस। यस यस सर। तो ऐसा नहीं होता है, यस यस तो सर। नहा के भी गीला नहीं हो पाता है। यस, तो भाई इतना अगर तो मुंह नहाएगा धो तो लेता गीला हूँ। होगा, है? जमीन पे मैं पानी तो डाल मुंह के धो एक लेता लोटा हूँ। और उसी में नहा लेता है। समझ गया मैं तेरी बात। तो जब बाल गीले हो जाते हैं, मतलब बालों पे जब पानी लग जाता है, तो पानी जो है उसकी एक प्रॉपर्टी है, या कोई भी लिक्विड है, जिसकी वजह से वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करता है। और जब वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करता है तो वहां पर भी वही प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो भाई जब तुम लोग नहा के निकलते हो तो होता है कि बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो लड़कियां क्या करेंगी, या तो ड्रायर मारेंगी या तो फिर कपड़ा बांधेंगे। इस तरह के सीन चलते हैं ना, अपन लोगों के भी हो जाता है कहीं, है ना? हमारे तो छोटे छोटे, मेरे तो फिर भी बड़े, कई लोगों के तो बहुत ही छोटे हैं। तो फील नहीं होता होगा, एक बार हाथ मारा पानी बाहर। अरे सही है क्या? यस सर। यस सर। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है, और जिस वजह से वह ऐसा करता है वो कहलाती है सरफेस टेंशन। क्लियर है सबको? यस सर। तो लिक्विड की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करती है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सिंपल सी बात तो ये है। सही है? तो देखना, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड to acquire minimum surface area, and due to which free surface of liquid act as a stretched membrane। stretched membrane, अब membrane का क्या मतलब होता है वो भी समझा देता हूँ। membrane एक ऐसी सरफेस को बोलते हैं जिसके हर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसी सरफेस जिसके हर मॉलिक्यूल आपस में जो सरफेस में वो एक दूसरे को खींचते हैं उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। जैसे आपने वो देखा होगा, बच्चे कूदते हैं जिस पे ट्रम्पलिन वो आता है ना आजकल मेले में लगता है, जंपिंग वाला, ट्रैम्पोलिन। है ना भाई? यस ट्रैम्पोलिन। तो जो ट्रैम्पोलिन होता है उस पे जब अपन लोग कूदते हैं तो उसकी सरफेस जो होती है ना, उसको चारों तरफ से स्प्रिंग लगा के खींचा हुआ होता है। अगर वो ऐसे की जगह लूज हो जाएगा ना भाई साहब, तो वो मजा नहीं आने वाला, है ना?
आपने जो ट्रेम्पोलिन देखा होगा उसको चारों तरफ से भाई साहब स्प्रिंग लगा के खींचा होता है टाइट, एकदम मस्त, एकदम टाइट। तो ऐसा ही, क्योंकि अब चारों तरफ से उसके मॉलिक्यूल पे फोर्स लग रही है, तो वो जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है। आ रही है बात समझ में? यस सर। जैसे आपने गुब्बारा फुला लिया भाई, गुब्बारा फुला दिया, तो गुब्बारे की जो सरफेस है वो भी एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। जैसे आप, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच के रखता है उसमें, जैसे आप पिन चुभोगे तुरंत स्टिक उड़ जाएगा, क्योंकि उसमें सब मॉलिक्यूलों में आपस में फोर्स लग रही थी, और जैसे ही वो वीक हुई, जैसे आपने उसमें छेद करा, तो वो एक साथ आ गए मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। अबे नीचे Yes, sir. सीधा है। कौन है, क्या देख रहे हो? Property of liquid to acquire minimum surface area and due to which free surface of liquid act as a stretched membrane is called surface tension। है ना, मैंने प्रॉपर्टी दिखाई है आपको। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड क्या करता है? यस सर। मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करता है, जिसकी वजह से लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। अब आप कहोगे सर फ्री सरफेस कौन? एक होती है सरफेस जो सब तरफ से बाउंड्री से टच होती है, बाउंड्री से कांटेक्ट में होती है। एक वो होती है जो हवा के साथ कांटेक्ट में होती है। तो जो हवा के साथ कांटेक्ट में है वो फ्री सरफेस है, जो वॉल्स के साथ कांटेक्ट में है वो फ्री सरफेस नहीं है। क्लियर है क्या ये बात? यस सर। यस सर। अब इसको कैसे लिखा गया मैथमेटिकली, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, वो मैं आपको समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। भाई सबसे पहले तो ये कंटेनर है अपना। अगर कंटेनर का साइड व्यू देखोगे तो कुछ ऐसा ही बनाया जाता है, साइड व्यू। तो अब इसके साइड व्यू को मैं, अगर मैं टॉप व्यू में बदल दूं, तो पूरा बनाने पर तो वो कुछ मेरे को ऐसे दिखेगा, ऐसी शेप में। सही है कि गलत है? ये टॉप व्यू है। अरे सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? अगर एक सही कह रहे हो। Yes, sir. कंटेनर में पानी रखा है, ऊपर से देखोगे तो पूरा चक्का दिखेगा ना, पूरा गोल ऐसे दिखेगा डिस्क शेप में, वो ये रहा। अब यहाँ पर हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को भाई साहब खींच के रखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। तो अब मान लीजिए मैंने इस सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इमेजिनरी टेंजेंट, और इस टेंजेंट पे अब जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, उन मॉलिक्यूल को उसके बाजू वाला ये इधर खींच रहा होगा, इधर वाला इधर खींच रहा होगा, ऊपर वाला इधर खींच रहा होगा, नीचे वाला इधर खींच रहा होगा, ये उधर खींच रहा होगा, एक इधर खींच रहा होगा, एक इधर खींच रहा होगा, एक इधर खींच रहा होगा। ऐसे ही करोड़ों अरबों खरबों चरबों मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर, सर है ये ना, समझ नहीं आया कौन आपस किसको में खींच खींच रहा रहे है। हैं। सर ये समझ नहीं आया कौन किसको खींच रहा है। अरे ये पानी के पूरा पानी तो है, ये ऊपर से पानी तो है भाई, ये सारा ये पानी तो है, पानी के हाँ। मॉलिक्यूल खींच रहे हैं अच्छा आपस में, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, कोहेजन। ठीक है। समझ गए? यस सर। अब ये जो मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, तो मैंने इस सरफेस पे एक इमेजिनरी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इतना याद रखना, थोड़ा सा देर में डाइजेस्ट होता है ये पॉइंट, लेकिन आपको अभी याद रखना है कि ऐसे हमारे सर ने बताया था। तो अगर मैंने लिक्विड की जो फ्री सरफेस है, ये जो है फ्री सरफेस, इस पर एक इमेजिनरी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जिसकी लेंथ एल है, जिसकी लेंथ एल है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, ऊपर से टच करती है ना। तो सरफेस टेंशन को लिखा गया फोर्स ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ तो कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक तरफ की ले जाती है। फोर्स ऑन आइदर साइड ऑफ इमेजिनरी टेंजेंट ड्रॉन ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर यूनिट लेंथ। तो भाई सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो होता है मैथमेटिकली, फोर्स ऑन आइदर साइड ऑफ इमेजिनरी टेंजेंट, हमने एक इमेजिनरी टेंजेंट ड्रॉ करा है यहाँ पर, और फोर्स ऑन आइदर साइड, किसी भी एक साइड वाली फोर्स, इधर वाली या टेंजेंट के इधर वाली। सरफेस टेंशन हो गया फोर्स अपॉन में लेंथ, सरफेस टेंशन हो गया फोर्स अपॉन में लेंथ। और अगर सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ है, तो क्या कोई बच्चा मेरे को इसकी यूनिट बता सकता है? न्यूटन पर मीटर। पर मीटर। न्यूटन पर मीटर।
इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला भी बताएंगे आप लोग। M1L0T-1 M1L0T-2। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमें सरफेस टेंशन के बारे में याद रखना है। क्लियर है क्या? यस सर सरफेस टेंशन का सिंबल मैंने एस यूज करा हुआ है। कई बुकों में एस की जगह सिग्मा यूज करते हैं, कई जगह टी यूज करते हैं, तो ज्यादातर एस और सिग्मा ही मिलेगा। तो सरफेस टेंशन हो गया फोर्स अपॉन में लेंथ। अब इसके आगे की कहानी, इसके एग्जाम्पल अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक कर दें, और नेक्स्ट क्लास हमारी एक तो ऑफलाइन होगी, आपको पता है, और एक ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन वाली भी ट्यूसडे को होगी, ऑफलाइन वाली भी ट्यूसडे को होगी। सारे लोग भाई साहब जो पढ़ा है वहां तक पढ़कर आना। सरफेस टेंशन की मौलिक भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सुनो भाई, तो सरफेस टेंशन जो है उसके यहाँ तक का टॉपिक पढ़कर आना। अगली क्लास में हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे, सरफेस एनर्जी करेंगे अगली क्लास में। सरफेस एनर्जी के साथ सरफेस टेंशन का रिलेशन पढ़ेंगे। एक्सेस प्रेशर पढ़ाऊंगा, मतलब ये मान लो कि आपका ऑलमोस्ट ये लगभग ये मान लो 85% चैप्टर खत्म हो जाएगा अगली क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। सही, हमने बिहार वाले बच्चों को भी आना है ऑफलाइन। हाँ, नहीं नहीं बेटा, यमुना विहार में भी ऑफलाइन, तुम्हें पता नहीं है क्या यमुना विहार में कितनी सख्ताई चलती है। मैं रोज अनीस सर से बात कर रहा हूँ, कल भी मैं उनके यहाँ गया था बात करने कि सर एक दिन वीक में खोल देते हैं और 2 दिन ऑफलाइन चला लेते हैं, ऑनलाइन चला लेते हैं। थोड़ा सब्र करो, देखो है ना, हर सिचुएशन के लिए हम इंसान है ना, इंसान जो है ना हर सिचुएशन को झेलने के लिए बना हुआ है ना, तो हम लोग कर लेंगे मैनेज, थोड़ा सा बस ओके समय। सर। तभी 5 बजे होगा कि 6 बजे के बाद ही लोगे क्या चीज? जो आपने टेस्ट कहा?